जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में आप मध्यकाल के बहमनी साम्राज्य को पूरी तरीके से समझ जाओगे कि ये कहाँ स्थापित था, कब इसका साम्राज्य की शुरुआत हुई, कौन कौन इसके राजा थे। यूपीएससी पीएससी स्टेट एग्जाम्स में इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है, सारी चीजें प्रीवियस ईयर से किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, सारी चीजें जियो लोकेशनल वाइज ये कहाँ पर था। इसके पहले की वीडियो में विजयनगर साम्राज्य की इसी का समकालीन और इसी साम्राज्य का दुश्मन था, उसको एक ही वीडियो में सिंगल शॉट में सभी वंश उसके खत्म कर लिए हैं। संगम वंश, तुलुप वंश, अराविडु वंश, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा बहमनी साम्राज्य समझने वाले हैं। तो एक्चुअल में आपको एक पहले सिनारियो बता देता हूँ कि मध्यकाल में ना ऊपर दिल्ली सल्तनत थी, जिसके बाद 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत थी, जिसको सल्तनत काल कहते हैं, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश क्रम वाइज ये आए। उसके बाद मुगल साम्राज्य आ गया, जिसमें बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, शाहजहां, जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ये लोग आए। जब ऊपर 1200 में सल्तनत काल था, उसी समय मध्य भारत में बहमनी साम्राज्य था और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था। तो मध्य भारत का बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य, इनका आपस में क्लैश होता रहता था, युद्ध होता रहता था। और ये दोनों साम्राज्य मध्य भारत के और दक्षिण भारत के बीच की कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी में क्लैश होते थे कि कृष्णा तुंगभद्रा नदी के ऊपर बहमनी साम्राज्य, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के नीचे विजयनगर साम्राज्य, और जो बीच में जो जगह थी जो नदी वाली, उसको रायचूर का दोआब कहते थे। आपको कहीं ना कहीं इमेज में शो हो रहा होगा। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य अपन ने पूरी तरीके से देख लिया। अब समझते हैं अपन बहमनी साम्राज्य को। तो बहमनी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है 1347 से लेके 1518 तक, जब तक बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट नहीं जाता तब तक। और ये समय 1347 ये उत्तर भारत के तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल था। उत्तर भारत में वो था और उस समय दक्षिण भारत में मध्य भारत में बहमनी साम्राज्य पनप रहा था। और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का स्थापित थे, जिसकी अपन ने पिछली वीडियो में फुल डिटेल में बात कर ली है। तो अपन समझते जैसे उत्तर भारत में सल्तनत काल भारत का पहला मुस्लिम शासक थे, ऐसे ही बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम शासक था, जबकि इसका दुश्मन विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से हिंदू साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य को मध्य भारत का सबसे पहला मुस्लिम शासक कहा जाता है, मुस्लिम साम्राज्य कहा जाता है, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में कई बार पूछा गया है। इस बहमनी साम्राज्य में ईरान के, फिर इराक के, फिर कुछ तुर्की के राजाओं ने राज किया, और कुछ स्थायी जो भारतीय मुसलमान उस समय तक आ गए थे, उन्होंने राज किया। इनकी अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनका संस्थापक था, ये ईरानी था, ये अफगानी था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसका केवल नाम था अलाउद्दीन हसन बस। लेकिन जब इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी, तब इसने अपने दो नाम और दो शब्द और जोड़ लिए, बहमन शाह। तो इसका पूरा नाम हो गया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसने राजा बनने पर जोड़ा था ये बहमन शाह, जबकि राजा बनने से पहले अलाउद्दीन हसन था। और उससे पहले इसका एक कहते हैं ना निकनेम या उपनाम, ऐसा, इसको हसन गंगू कहा जाता था। और ये क्या कहते हैं, ये बहमन शाह मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि मैंने बताया तुगलक के समकालीन था, उसके समय वहां से विद्रोह करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी, बहमनी साम्राज्य। मतलब उस समय की परिस्थिति के बारे में आप बताऊं तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको एमबीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एमबीटी के समय इसने क्या कहते हैं, बहमनी साम्राज्य में, मतलब इस क्षेत्र में, मध्य भारत में दक्कन वाले क्षेत्र में थोड़ा सा उत्पाद मचाया, विद्रोह किया, कुछ लोग इकट्ठे किए और अपना नया साम्राज्य बना दिया, जिसको बहमनी साम्राज्य अपन कहते हैं। और इसने अपनी राजधानी को चुना गुलबर्गा। उस समय उसको गुलबर्गा कहते हैं, आज के समय उसको हसानाबाद कहते हैं। और ये हसानाबाद इसने अपने ही नाम हसन के नाम पर रखा था, राजधानी बनाया गुलबर्गा को, और कुछ समय बाद इसको हसानाबाद नाम दे दिया। ठीक है, ये आज भी स्थित है। और उस समय की परिस्थिति मैंने आपको बताया, एमबीटी के समय विद्रोह करके बांटा था। फिर इसे राजा बन गया, अपने साम्राज्य का नाम बहमनी साम्राज्य रख दिया। तो साम्राज्य बनाने के बाद, जैसे भारत कई राज्यों से मिलकर बना है ना, कई राज्यों में बटा है, वैसे ही इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया। उनको तरफों कहते थे। तरफ, आपने एक वर्ड सुना होगा, वो अपन आजकल कहते हैं ना कि उस तरफ चले जाओ। एक्चुअल में ये उर्दू फारसी वर्ड है और ये इसी समय से आया है। उस तरफ, इस तरफ, मतलब इसने 4 तरफ बनाए। प्रांतों को बहमनी साम्राज्य में तरफ कहा जाता है, 4 तरफ, जिसमें से पहला था गुलबर्गा, ऑब्वियसली इसके राजधानी वाला क्षेत्र।
दूसरा था दौलताबाद जो कि आज भी स्थित है, तीसरा था बरार और चौथा था बीदर। इसने 4 प्रांतों में या फिर 4 तरफों में अपने साम्राज्य को विभाजित कर लिया। उसके बाद राजा बना कौन अलाउद्दीन हसन के बाद? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम राजा बना। इसने इसके समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में था ही, तो जब ये राजा बना तो इसके विजयनगर के बुक्का से इसका युद्ध हुआ। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य बनाया था। इसका फुल डिटेल इन डेप्थ कंप्लीट विथ नोट वीडियो पिछली मैंने वीडियो में बना रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसमें भी इस युद्ध का जिक्र मैंने किया है ताकि चीजें इंटरलिंक बनी रहें। तो उससे विजयनगर के हरिहर और बुक्का जो संस्थापक थे उसमें से बुक्का से इसने युद्ध किया और इसने सबसे पहली बार बारूद का प्रयोग किया। जी हाँ, बारूद का प्रयोग अब आने लग गया था। अभी तक इससे पहले मिडिवल में और इवन एंशिएंट में बारूद का यूज नहीं हुआ था। और जिसने विजयनगर के बुक्का से युद्ध किया था ना, विजयनगर ने भी वहां से बारूद और तोपों का यूज किया था। पहले सिर्फ हथगोला, इस समय अब तोपें बननी स्टार्ट हो गई थी। और क्या कहते हैं, इसके बाद राजा बना कौन? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ये रखिएगा, ये बहुत आईएमपी है, ये कई बार स्टेट पीएससी में पूछा है एज अ प्री के तौर पर। इसने के कई सारे काम जो उसने किए हैं वो पूछा है। नाम क्या है? ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसको दक्षिण का अकबर कहते हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा। एक गुजरात का में भी एक अकबर है, एक गुजरात का अशोक है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, इसके पहले की 2 वीडियो पहले। उसके बाद दक्षिण का अकबर किसको कहा जाता है? कई बार स्टेट पीएससी में पूछा है, यूपीएससी में पूछा है। दक्षिण का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह प्रथम को। अगली बात करें, इसने दौलताबाद में एक वैधशाला ऑब्जर्वेटरी बनवाई दौलताबाद में। और सबसे पहले तो दौलताबाद में ऑब्जर्वेटरी तो बनवाई, दौलताबाद खुद इसने बसाया है। एक्चुअल में भीमा नदी के पास दौलताबाद शहर बसाया है इसने। और ये शहर कहा जाता है कि अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी बनाया था ना, उसको देखकर बनाया था, तो उसको फतेहपुर सीकरी की कॉपी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद विजयनगर में देवराय प्रथम को पराजित किया। सबसे पहले तो इसके पापा मोहम्मद शाह ने विजयनगर में बुक्का से लड़े। उसके बाद विजयनगर के देवराय, इसकी भी मैंने प्रीवियस वीडियो में चर्चा करी है, देवराय प्रथम को पराजित किया और उसकी बेटी से शादी करी। एक्चुअल में 3 चीज हुई थी। क्या कहते हैं, फिरोज शाह प्रथम ने जब युद्ध लड़ा, एक तो ये बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, ये देखिए महान, ये मैं बताना भूल गया, महान विद्वान और खगोल शास्त्री था, इसलिए तो वैधशाला बनवाई थी। ये बहुत महान आदमी था, लेकिन इसके पास कर और ये सब बहुत इकोनॉमिकली ये बहुत पावरफुल था, सेना इसकी अच्छी थी। तो देवराय से जब इसने युद्ध किया तो इसको पराजित कर दिया। 2 युद्ध किए, पहले में जीत गया। जीतने पे 3 शर्तें हुई। पहला कि आपको आपकी बेटी से शादी करी इसने, क्या कहते हैं, फिरोज शाह ने देवराय जिससे युद्ध किया था उसको हराकर उसकी बेटी से शादी करी। 10 लाख रुपए युद्ध का जुर्माना वसूला और गोवा और कोंकण वाला एरिया जो होता है वो इसको हर जाने के रूप में देना पड़ा। 10 लाख रुपए, गोवा कोंकण क्षेत्र और अपनी बेटी से शादी। उसके बाद देवराय प्रथम ने दोबारा युद्ध किया, तो द्वितीय युद्ध में पर ये हार गया। ठीक है, तो याद रखेगा 2 युद्ध किए, पहले की वो 3 शर्तें और द्वितीय युद्ध में हार गया। तो आगे बात करते हैं। अगला राजा बना अहमद शाह। इसको अहमद शाह कहते हैं, कई इतिहासकार इसे अहमद शाह बली कहते हैं। बली मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। एक संत थे, सूफी संत, जिनका नाम था गैसू दरास। गैसू दरास नाम था, इन्होंने इसको बली कहा था। बली मतलब संत। अब संत हर किसी को नहीं बोल देते, इसने कुछ तो ऐसे काम करे होंगे अच्छे, जब तो इसको संत बोला था। एक्चुअल में इसकी संतों से, गुरुओं से, चाहे वो किसी धर्म के हों, जैन हो, उनसे अच्छी बनती थी इसकी, उनसे बैठता था, चर्चा करता था। तो उनमें से एक गुरु गैसू दरास ने इसको बली कहा था। बली मतलब होता है संत। तो इसका पूरा नाम आगे इतिहास में जितनी जगह पढ़ो उतनी जगह पढ़ने मिलता है, अहमद शाह बली। ठीक है। उसके बाद इसने एक बहुत जरूरी चीज कर दी थी, बहुत ही ऐतिहासिक चीज, इसने राजधानी परिवर्तित कर दी थी। जो राजधानी संस्थापक बना के गए थे बहमन शाह, गुलबर्गा या फिर हसनाबाद, इसको इन्होंने परिवर्तित करके बीदर ले गए थे। बीदर, गुलबर्गा से बीदर, जो 4 राज्य इन्होंने बांटे थे ना, गुलबर्गा, दौलताबाद, बराद और बीदर राजधानी इन्होंने ट्रांसफर कर ली थी। और बीदर में जाने के बाद इन्होंने अपने रहने के लिए बीदर का किला बनवाया। ये मल्टीपर्पज किला था, रह भी लो और थोड़ी सेना के लिए भी हो जाए, तो ऐसा किला था ये। उसके बाद बात करें, इसके समय पर एक प्रधानमंत्री आया भाई ईरान से एक प्रधानमंत्री आया, महमूद गवा। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। और इसके बाद और इसने ना बहमनी साम्राज्य की बहुत सारी समस्याओं को हल किया था। बहमनी साम्राज्य में एक बहुत बड़ा पिलर, जो बेस का काम किया था इसने। हुआ ये था कि अहमद शाह का एक बेटा था जिसका नाम था हुमायूं। ये वो वाले हुमायूं नहीं है मुगल वाले, बेटे के नाम था हुमायूं। हुमायूं था 8 साल का और ये होने लगा था बीमार, कमजोर सा।
तो जब तक हुमायूं बड़ा ना हो जाए, इसका बेटा बड़ा ना हो जाए, तब तक ये शासन संभालता था। इसके समय तक रहा प्रधानमंत्री। और इसका बेटा जब शासन में आया, बेचारा छोटा था 8 साल का हुमायूं, तब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बने बने शासन संभालता रहा और बहुत ही समझदार व्यक्ति था। ईरान से आया था, याद रखिएगा, ईरान। और ईरान इसको अफाकी कहते थे, अफाकी, इस वर्ड को याद रखिएगा। थोड़ी देर बाद मैं इस वर्ड अफाकी का जिक्र करूंगा, ठीक है। तो ये ईरान का आया था, और जितने भी इस बहमनी साम्राज्य में जितने भी लोग भारत के बाहर के मुसलमान होते थे, ईरान के, इराक के, तुर्क के, उनको अफाकी कहा जाता था, ठीक है। तो ये अफाकी था और ज्यादातर राज्य चलाता था, क्योंकि बेटा छोटा था और ये अहमद शाह उस समय बूढ़ा हो चुका था। और ठीक है, बेटा हुमायूं शाह छोटा था, 8 साल का था ये। उसके बाद बात करें महमूद गवाह के प्रशासनिक और सैन्य सुधार। वही मैंने बताया कि उस समय तक ये बहमनी साम्राज्य की बैकबोन बन चुका था, क्योंकि समझदार बहुत था और वफादार भी बहुत था। तो ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी में, ये देखिए यूपीएससी लिखा भी है मैंने यहाँ पे, कई बार पूछा गया है कि प्रशासनिक सुधार बताइए, महमूद गवाह ने बहमनी साम्राज्य को किन किन खतरों से बचाया, कौन कौन से समाधानों की नींव रखी, उनके बारे में चर्चा की। मतलब एक ही चीज को मल्टीपल चीजों, कई बार क्वेश्चन बना के पूछा गया है। तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो इसने क्या किया, थोड़ी सी अड़चन हो रही थी साम्राज्य को चलाने में, बहुत बड़े बड़े प्रांत हो गए थे। तो इसने अपने इन चारों प्रांतों को गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, इनको 4 प्रांतों को 8 भागों में बांट दिया था। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो हर एक राज्य दो राज्यों में बांट दिया था, ठीक है, ताकि थोड़ा शासन चलाने में आसानी हो। एक समस्या का समाधान। दूसरी चीज, इसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया कि जब राजधानी बीदर परिवर्तित हो गई, तो बीदर में 3 मंजिला एक विशाल मदरसा बनाया इन्होंने, भाई साहब ने। मदरसा मतलब विश्वविद्यालय, उस समय मदरसा कहते थे, ठीक है। और इस महाविद्यालय की खास बात यह थी कि 3000 से ज्यादा पुस्तकों का एक पुस्तकालय बनाया था। और इसने लगभग चीन से, ईरान, इराक, सब जगह से, फारस से स्टूडेंट आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए। बहुत फेमस था उस समय का, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, बीदर का मदरसा, ठीक है। और ये किसने बनवाया, महमूद गवाह ने बनवाया। और कहा गया महमूद गवाह ये, और इस समय राजा कौन था, इस समय राजा था अहमद शाह, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो और उसके बाद अगली चीज करें, इसने सेना के लिए क्या किया, तो इसने सर्वाधिक प्लस सबसे व्यवस्थित रूप से बारूद का प्रयोग किया। देखिए, बारूद का प्रयोग केवल दुश्मनों पर हमला करने के लिए नहीं होता है। कई बार जैसे आपको पता है, खदान खोदने के लिए, खदानों में वहां पर TNT लैंड माइंस बिछाई जाती है और फिर विस्फोट करके वहां से वो निकालते हैं। ये बहमनी साम्राज्य के अंदर एक क्षेत्र आता था, गोलकुंडा क्षेत्र आता था। ये रहा, अभी 5 भागों में जब बहमनी साम्राज्य टूट जाएगा ना, तो एक गोलकुंडा क्षेत्र है, ये बहमनी साम्राज्य का ही हिस्सा था। ये पूरा गोलकुंडा कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में मानी जाती है। जो आपने कोहिनूर हीरा सुना है, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की कर्नाटक में है, कर्नाटक की गोलकुंडा खदान से ही निकला था। खैर, अपन अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इसने कई सारे सिस्टमेटिक यूज करने लग गया था, केवल युद्ध के लिए नहीं, मल्टीपल यूज होने लग गए थे। उसके बाद अपन बात करें राजदूत की, तो ईरान में राजदूत भेजा इसने, इराक में भेजा, तुर्क में भेजा, मिस्र में इसने कई राजदूत भेजे। उसके बाद बात करें यात्री, एक रूसी यात्री इसके समय पर आया था इस भारत को समझने के लिए, वही ब्लॉगर, अगेन यात्री को मैं ब्लॉगर ही कहता हूँ। कौन था, एथेनेसियस निकिटिन, कोई निकेटिन कह देता, कोई निकोटिन कह देता, पर जो मुझे टेक्स्ट बुक में नाम मिला है वो ये है, एथेनेसियस निकिटिन, ठीक है, एथेनेसियस निकिटिन, रूसी यात्री था, ये भारत आया था और ये कई बार स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगली चीज देखिए, इसकी मृत्यु कब हुई, इसकी मृत्यु हुई राजविद्रोह की वजह से, और 70 वर्ष में इसको बेचारे को फांसी दे दी। 70 साल तक जेल में डाल देते, फांसी निपटा दिया। अब राजविद्रोह इसने क्या किया था, वही मैं बात करने वाला हूँ, अफाकी। कहाँ गया, ये ईरान से था, और ईरान के मुस्लिमों को क्या कहा जाता था, अफाकी। और जो यहाँ के स्थानीय मुस्लिम होते थे उनको कहते थे दक्कनी। तो ये अफाकी और दक्कनी में आपस में दरबार में जितने लोग अफाकी होते थे, मीन्स जो बाहर के मुस्लिम होते थे, और जितने लोग दक्कनी होते थे, मतलब जो स्थानीय भारत के मुस्लिम होते थे, इनमें हमेशा संघर्ष चलते रहते थे। तो ये बेचारा अफाकी था, भले प्रधानमंत्री था, पर था तो अफाकी बाहर का। तो इसको वही विद्रोह में लपेट के और राजविद्रोह के नाम पे फांसी से निपटा दिया। बहुत बड़ी गलती थी ये बहमनी साम्राज्य की, पर राजविद्रोह में 70 वर्ष में बांट दिया। अब चूंकि ये प्रधानमंत्री था, अफाकी था, तो क्या हुआ था, तो काम का आदमी। तो जब इसको मृत्यु दी, तो फिर साम्राज्य पूरी तरीके से, समझ लो, बहमनी साम्राज्य इसकी मृत्यु के बाद विघटन के दौर पर आ गया था। 80 में
80 में इसको मृत्यु दी, 80 और 81 के बीच में। और 1481 में अफाकी और दक्कनी गुट आपस में भिड़ गए। था क्या वो आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं, ये कई बार स्टेट पीएससी और यूपीएससी में पूछा गया है कि अफाकी और दक्कनी गुट क्या थे। 1481 तक दो गुट बन गए थे, एक का नाम था अफाकी, दक्कनी होता क्या था, दरबार के दो गुट बन गए। पर जिसमें अफाकी एक वर्ड था जिसको कहते थे विदेशी मूल के मुस्लिम, विदेशी मूल के, चाहे तुर्क हो, इराकी हो, इन जो यहाँ के सरदार थे बहमनी साम्राज्य में, अगर वो बाहर के थे तो उनको अफाकी बोलते थे। महमूद गवा उन्हीं में से एक था। इसी को फिर भसा फुसू के और राज विद्रोह के जुर्म में मार दिया। किसने? दक्कनियों ने। क्योंकि दक्कनी कौन थे? स्थानीय भारतीय मुस्लिम, और प्रधानमंत्री इनका सपोर्ट करता था। अब उस समय करता था नहीं करता था जो भी बात है, तो दक्कनियों ने इसको राज विद्रोह का ऐसा केस फंसाया और उसको फांसी लगवा दी। तो अफाकी और दक्कनी युद्ध आपस में संघर्ष करते रहते थे, और इन्हीं के आपसी संघर्षों की वजह से साम्राज्य कमजोर पड़ गया। ये जो 8 प्रांत थे, ये साम्राज्य आपस में कमजोर पड़ता चला गया इन सरदारों के, अफाकी और दक्कनी सरदारों के विद्रोह के चक्कर में। और 1481 से शुरू हुआ कार्यक्रम उसकी फांसी के बाद, और चलते 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 1511 तक यह साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया। वो 5 भाग कौन से थे? पहला था बीजापुर। बीजापुर का क्या कहते हैं, किस वंश के राजा ने स्थापित किया? आदिल शाही वंश के राजा ने, और उनका नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। मतलब बीजापुर उन सारे अफाकी और दक्कनियों में से 5 राज्य बटे। 5 राज्य में से पहला था बीजापुर। इसकी राजधानी वही, ये गोलकुंडा वाला क्षेत्र था, ये गुलबर्गा वाला क्षेत्र है ना, यही था। ये तो एक शहर था राजधानी, पर एक्चुअल में पूरा क्षेत्र था बीजापुर। तो बीजापुर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया किसने? आदिल शाह ने। और ये किस वंश का था? आदिल शाही वंश। इसको कई बार स्टेट गवर्नमेंट और यूपीएससी पूछ चुकी है, तो इनको याद रखिएगा। 3 चीज पूछी जाती है, कौन सा राज्य था, किसने स्थापित किया, और वो किस वंश का था। अगली अपन बात करें अहमदनगर की। इसको निजाम शाही वंश के राजा मलिक अहमद ने स्थापित किया। इसका नाम है ना अहमद, तो इसलिए इसने अहमदनगर की स्थापना कर दी। और वो किस वंश का था? निजाम शाही वंश का। आप ना एक टेबल बना लीजिए, जिसमें एक तरफ लिख दीजिए राज्य, जिसमें ये 5 राज्य आ जाएंगे। एक तरफ लिख दीजिए वंश, जिसमें ये पहले ये वंश आ जाएंगे। और एक तीसरी तरफ लिख दीजिए राजा या सुल्तान या संस्थापक करके लिख दीजिए तीसरी लाइन में, जिसमें आपको ये संस्थापक आप लिख दीजिए। ठीक है, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। आप टेबल बनाएंगे तो रिवीजन करने में आसानी पड़ेगी। उसके बाद बात करें, तीसरा कौन था? बरार राज्य था। ये किस वंश के राजा ने स्थापित किया था? इमाद शाही वंश के राजा ने। और राजा कौन थे? फतेह उल्लाह इमाद शाह। वंश और राजा का नाम सेम है। फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश स्थापित किया। कहाँ पर? बरार में। उसके बाद गोलकुंडा राज्य स्थापित किया किस वंश के राजा ने? कुतुब शाही वंश के राजा ने। और इनका नाम क्या था? कुली कुतुब शाह, संस्थापक थे ये। ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा है? बीदर या बिदर को किसने किया? बरीद शाही वंश ने, बरीद शाही वंश के राजा ने। और राजा कौन थे? अमीर अली वरीद। ठीक है। तो ये 5 भागों में बहमनी साम्राज्य पूरी तरीके से टूट गया। ये मुस्लिम साम्राज्य था मध्य भारत का पहला। उसके बाद यही 5 साम्राज्य मिलकर दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर देते हैं। विजयनगर करता क्या था? जब ये टूट गए थे ना, तो इसको छिड़ता था, उसको छिड़ता था, और फिर इसकी वहां आग लगा देता था। तो आपस में लड़वाता रहता था विजयनगर साम्राज्य के राजा। तो इन्होंने क्या किया कि ये अलग तो भले ही हो गए, फिर इन 5 ने ऑब्जर्व किया कि देखो अपन 5 का दुश्मन वो नीचे बैठा दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य है, तो अपन 5 मिलके एक बार, अपन तो लड़ते रहेंगे ऑब्वियस सी बात है, तो अपन पर 5 मिलके विजयनगर साम्राज्य को एक बार तरीके से हरा देते। तो आगे चलकर भले ही इनमें आपसी संघर्ष थे, पर इन 5 ने आपस में मिलकर विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया, जिसको ताराकोटी युद्ध कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं, तांगड़ी राक्षस का युद्ध कहते हैं, जिसको आगे अगली स्लाइड में अपन बात करेंगे। उस युद्ध का नाम है जिसमें ये 5 इकट्ठे होकर बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य और पूरा विजयनगर आपस में मिलकर युद्ध करते हैं और विजयनगर को बहुत बुरी तरीके से पराजित करते हैं। पूरा उनका सब कुछ लूट लेते हैं, महिलाओं की स्थिति खराब, पूरा खजाना लूट लिया, पूरा जो बेहतर मिल सकता था। मुस्लिम आक्रमणकारी तो थे ही ये, पूरा सब लूट के और पूरा साम्राज्य बिखर जाता है और फिर वो बहुत छोटा सा बचता है। ठीक है। और आगे चल के इन 5 राज्यों को
ये तो मध्य भारत के हैं, उत्तर भारत में इस समय तक चल रहा होता है ये 1400 और 1518 तक। क्या कहते हैं, अरे वो कौन सा साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य सल्तनत काल के बाद। तो अकबर आगे चल के इन सभी साम्राज्यों को एक एक करके, दो दो करके अकबर जीत लेता है, किसी को हुमायूं जीत लेता है, सॉरी शाहजहां जीत लेता है, किसी को औरंगजेब जीत लेता है। तो आगे चल के पूरे साम्राज्य मुगल साम्राज्य में मिल जाते हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री है। अगले स्लाइड में अपन इनकी स्थापत्य कला जो कि मेन पूछी जाती है उस पर बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के बहमनी साम्राज्य के छोटे छोटे राजाओं को परेशान करने पर पांचों राज्य जो कि आपस में जिनकी नहीं बनती थी, पर उनकी एक चीज में राय बन गई कि विजयनगर की ऐसी तैसी करनी। तो बहमनी के पांचों राज्यों ने, पांचों स्वतंत्र प्रांतों ने, तरफों ने, उनको तरफ कहा जाता था, उन्होंने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया, एक युद्ध कर दिया, जिस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है, तालीकोटा का युद्ध, या फिर राक्षस तांगड़ी का युद्ध, या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध। इन तीनों नामों से क्वेश्चन आए भी हैं। और प्री में क्वेश्चन आए हैं कि क्या कहते हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य अंतिम युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि बहमनी के विघटित 5 राज्यों ने, विघटित हो चुके थे ये, है ना, उसके बाद संगठित होकर युद्ध किया था। 5 राज्यों ने संयुक्त होकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया और बुरी तरीके से, इस समय विजयनगर के राजा को, वो राजा भाग गया था, अचानक हमला किया था क्योंकि, तो हमला कर दिया और बुरी तरीके से पराजित किया, और प्लस बहुत ही बुरी तरीके से लूटा। विजयनगर में हम्पी उसकी क्या कहते हैं, सांस्कृतिक कैपिटल थी, उसकी ओरिजिनल कैपिटल, इन सबको बहुत बुरी तरीके से लूटा गया, जिसकी मैं आपके को पहले चर्चा कर चुका हूँ। पर एक्चुअल में अपन को समझना होगा, ये पूछा जाता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य लगातार युद्ध होते रहते थे, बड़े छुटपुट बहुत युद्ध होते थे। उसके कारण क्या थे? तो उनके कारण थे पहला तो रायचूर का दोआब। ये रायचूर का दोआब क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, तुंगभद्रा नदी जो कि 2 छोटी धाराओं तुंग और भद्रा से मिलकर बनती है, जो भी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ऊपर की कृष्णा नदी और नीचे की तुंगभद्रा नदी का पूरा ये क्षेत्र, इसको कहते हैं रायचूर का दोआब। जैसे गंगा यमुना का दोआब, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। खासियत क्या है कि इन नदियों के बीच के क्षेत्रों में जमीन उपजाऊ बहुत होती है। तो उपजाऊ जमीन तो कृषि ज्यादा तो उपज ज्यादा तो धन ज्यादा तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा। तो रायचूर के दोआब में इनको अधिक कर वसूलना होता था। इसके लिए ये बहुत ही रणनीतिक रूप से ऊपर के बहमनी और दक्षिण के विजयनगर के लिए बहुत जरूरी चीज थी, एक चीज। और दूसरी चीज, ये बॉर्डर एरिया था और बॉर्डर पर जिसका कब्जा उसकी ज्यादा पकड़, तो रणनीतिक रूप से भी ये बहुत जरूरी वाला मामला हो जाता है, रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण। दूसरी चीज क्या है भाई, क्यों युद्ध होते थे? पहला तो ये हो गया रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। अगला है कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा। होता क्या है कि ये थी 2 नदियों से मिलकर बनी थी तुंगभद्रा नदी, यहाँ से निकल गई कृष्णा नदी, और ऊपर से ऐसी कई सारी नदियों से मिलकर जाती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी कृष्णा नदी बहुत अच्छा डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब एक समुद्र में ऐसे करके मिल जाना, कई सारी सरिताओं में, छोटी नदियों में मिलकर। और यहाँ की गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती थी। तो ये वाला एरिया समुद्र का, ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर से समुद्री व्यापार होता था। समुद्री व्यापार पूरा इस तरफ म्यांमार और श्रीलंका जाता था, म्यांमार जाता था, उधर चीन जाता था, तो ये सारी चीजें होती थी। इसके लिए कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जरूरी था, इसको लेकर कई बार युद्ध हुए हैं। अगला है मराठवाड़ा क्षेत्र। मराठवाड़ा क्षेत्र क्या था? ये कोंकण एरिया वाला, आपको मैप में दिख जाएगा कि कोंकण तट और अरब सागर के बीच में पतली वेस्टर्न घाट पर पट्टी है, जो गोवा क्षेत्र पर है। गोवा क्षेत्र की एक पतली पट्टी है, जहां पर एक प्राकृतिक बंदरगाह था। उस समय तो आर्टिफिशियल क्या कहते पोर्ट हो नहीं सकते, तो एक प्राकृतिक पोर्ट था, प्राकृतिक बंदरगाह था, जहां से ईरान से बहुत व्यापार होता था, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा में सबसे ज्यादा किसका होता था, बाकी सबके अलावा घोड़ों का। तो ईरान से बहुत क्वालिटी के घोड़े आते थे, वहां के घोड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती थी। ये विजयनगर में भी, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईरान से एक यात्री आया था जो कि घोड़ों का व्यापारी था और ब्लॉगर भी था, मतलब यात्री भी था। ठीक है, मराठवाड़ा क्षेत्र। और उसके बाद अब ये सारी चीजें हो गई हैं, बहमनी साम्राज्य कैसे बना,
कैसे चला, कैसे पतन हुआ, फिर युद्ध क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं बहुत ही जरूरी चीज की, जो कि पूछा गया है यूपीएससी और स्टेट पीएससी में, स्थापत्य कला। इनकी स्थापत्य कला क्या थी, इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई हैं जो कि आज भी जिंदा है। पहली है गुलबर्गा की जामा मस्जिद, ये एकमात्र है पूरी तरीके से इनर मॉस्क मतलब अंदर से ढकी हुई पूरी मस्जिद है, अंदर पूरी कवर है, आपको फोटो में दिख रही होगी। उसके बाद अगला है गोल गुंबद, बीजापुर में स्थित है, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गोल गुंबद है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है ना। और ये महाराष्ट्र पीएससी में कई बार आया है। उसके बाद बात करें चांद मीनार की, चांद मीनार दौलताबाद में स्थित है, और ये अपनी फारसी शैली के लिए प्रसिद्ध है। एक्चुअल में इसमें ना थोड़ी फारस, थोड़ा हिंदुस्तान का कल्चर, थोड़ा साउथ हिंदू राज्यों का कल्चर, थोड़ा मिक्स फारसी शैली आ गई है, एक नई तरीके की शैली आ गई थी, इसलिए ये दौलताबाद की मस्जिद बहुत ही फेमस है, चांद मीनार बहुत ही फेमस है। तो यहाँ से विजयनगर साम्राज्य खत्म होता। आपको एक चीज और बता दूं, आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ये बन्नी हट्टी का युद्ध एक्चुअल में 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं था। जबकि बहमनी साम्राज्य आप देख ही रहे हैं 1518 ईस्वी में, 18 में कौन, महमूद गवा मर गया था, और 1518 में बहमनी के पांचों राज्य आपस में विघटित होकर स्वतंत्र हो गए थे, तो वहां पर बहमनी साम्राज्य खत्म। पर 18 के बाद 65 तक बहमनी साम्राज्य चलता रहा, और तालीकोटा का युद्ध फिर हुआ, उसके बाद विजयनगर खत्म। तो 65, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने विजयनगर पढ़ाया है, तो वो 65 में ही खत्म हो गया था। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर से बहमनी साम्राज्य में कितने क्वेश्चन आए हैं। पहला है बहमन शाह, इसके बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 2 एग्जाम से पूछा गया, राजस्थान और एमपीपीएससी से। महाराष्ट्र पीएससी में ये सारे क्वेश्चन लगभग, तो ये मैंने लिखे नहीं है क्योंकि बहुत बढ़ जाते, तो एक्चुअल में एक क्वेश्चन थोड़ा शब्द इधर उधर करके घुमा फिरा के एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार पूछा गया है ना। तो मैंने सबकी जगह एक लिख दिया, नहीं तो अभी यहाँ 15-20 क्वेश्चन होते। और यूपीएससी में भी पूछा है, एक तो मैंने लिखा नहीं, ये कौन सा युद्ध, स्थापत्य कला, ये यूपीएससी में पूछा गया, शायद मैंने लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, ये यूपीएससी ने पूछा था 4 मार्क्स का। उसके बाद ये कहाँ गया, बीजापुर, ये यूपीएससी ने पूछा था। तो चलो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें अहमद शाह की, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यह स्टेट पीएससी में पूछा है। फिरोज शाह प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, क्योंकि इसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, तो इसको याद है, इसने राजधानी भी परिवर्तित करी थी। उसके बाद महमूद गवा, जो कि इसी का प्रधानमंत्री था, कि सुधार कार्य, मैंने कहा था सुधार कार्य पूछा जाता है, सुधार कार्य पूछा गया है। और बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में सेम ही है ना, ऑलमोस्ट सेम 80%। उसके बाद एक अफाकी और दक्कनी, ये चीज पूछी गई है 2 मार्क्स में, इसके बारे में 2 फैक्ट बताने। पहला क्या, विदेशी मुसलमानों को अफाकी, स्वदेशी मुसलमानों को दक्कनी कहते थे, इनके बीच में विद्रोह हो गया था और इन्होंने महमूद गवा को मरवा दिया, और इसी के बाद से बहमनी 5 राज्यों में विघटित हो गया, बात खत्म। 2 नंबर में इससे भी कम लिखोगे तब भी पूरे मिलेंगे। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर टिप्पणी लिखी है, ये 6 मार्क्स का पूछा है। उसके बाद विजयनगर की स्थापत्य कला, मोस्ट आईएमपी, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है ना, ये तो इसी का पार्ट हो गया, ये दोनों, क्योंकि ये राजा वगैरह तो ऐसा है कि आज इसको पूछा कल उसको पूछ लें, है ना। अभी कृष्णदेवराय को, हालांकि वो विजयनगर का है, तो उसका भी पूछा था, हो सकता अब ना आए, क्योंकि एक ही बार पूछा है। अगला है गोल गुंबद, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये विश्व की दूसरी बड़ी, इसको पूछा है, इसको महाराष्ट्र पीएससी और एमपीपीएससी में पूछा है। और उसके बाद बात करें सबसे जरूरी, रायचूर दुआब, ये शायद 2013 के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग क्रॉस चेक करिएगा कि 2013 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया है रायचूर दुआब से, एमपीपीएससी और बिहार पीएससी से भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज बहमनी साम्राज्य खत्म, कल से मुगल काल शुरू होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो किसी एक ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिए, और अगर अच्छी लगती है, आप चाहते हैं, तभी इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। प्रियांश गौरव साइनिंग ऑफ।